हेलो दोस्तों, सब बढ़िया। आज इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो तुम लोगों में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसे देख लो, और जिसने देख रखा है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग साथ में। इस वीडियो में हम लोग अभी न्यूट्रिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि जब चेंज इन प्लेस होता है तो ऐसे मूवमेंट के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, और कमेंट करने को बोला था आंसर। कुछ कमेंट्स आए हैं और सही कमेंट्स आए हैं। द टर्म इज़ लोकोमोशन। लोकोमोशन ऐसा वाला मूवमेंट है जिसमें कि प्लेस में चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मैं जा रहा हूँ तो लोकोमोट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मूवमेंट किसी भी तरीके के मूवमेंट को बोल सकते हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सब मूवमेंट। तो सारा का सारा लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारा का सारा मूवमेंट लोकोमोशन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो तुम ये डिफरेंस डेफिनेटली लिखोगे। चलो अभी हम लोग न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, खाता है और उसको यूटिलाइज करता है। सिंपल शब्दों में हम और आप खाना खा रहे हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना खाने से लेकर उसके साथ जो भी होना है सारे प्रोसेस को मिलाकर हम लोग न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। ये प्रोसेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्किप नहीं कर सकता है, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो या चाहे ब्लू व्हेली क्यों ना हो। ये प्रोसेस हर तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो यही है ना भाई। कोई भी प्रोसेस के लिए, जिंदा ही रहने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी मिलेगा कहाँ से? फूड से ही। तो न्यूट्रिशन को कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किप नहीं कर सकता है, इट्स अ मस्ट, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये नेचर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनके सिस्टम्स के अनुसार अलग अलग मोड्स से होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, जिसमें हम लोग मेजॉरली दो मोड्स की बात करते हैं। जी, पहले का नाम है ऑटोट्रॉफिक और दूसरे का नाम है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऑटो खुद से होता है, ठीक है। और ट्रॉफिक जो है वो एक तरीके से न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑटो का मतलब खुद से और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो कि खुद से हो, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल जो रिक्शा होता है उसको हम लोग रिक्शा ही बोलते हैं, लेकिन अगर जब उसमें इंजन लग गया, मोटर लग गया, तो उसको हम लोग ऑटो रिक्शा बोलते हैं, क्योंकि वो अब ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैनुअली नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ऑटोट्रॉफिक जिसमें कि न्यूट्रिशन खुद ही पर निर्भर होकर काम चल जाए, दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना हो। जबकि जब जिस मोड में दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत होगी उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं इसको। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, ठीक है। शर्त ये है कि उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स को भी इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही वो फैक्टर है ना जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक बनाता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बना पाएंगे क्योंकि ऑटोट्रॉफिक हैं, यूजिंग सनलाइट ऑब्वियसली, CO2 एंड वाटर। इन तीन चीज़ों को यूज करके वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। और इसी कारण से ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम में जो फूड है वो सबसे पहले प्लांट के ही लेवल पे अब बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, सो दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। बाकी सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। तो जो क्लोरोफिल है वो सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनेल में पाया जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक तरीके का प्लास्टिड है, उसी में क्लोरोफिल मिलेंगे। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं जिसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, उसके एनर्जी को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो एनर्जी ही ट्रैप नहीं होगा, तो प्रोसेस कैसे, फूड कैसे प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो जिनके पास भी क्लोरोफिल है वही अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं, कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑर्गेनेल है और क्लोरोफिल पिगमेंट है। इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, सिंस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, तो अपना खाना खुद बना रहे हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम रखा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सिंपल
सा है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज कर रहे हैं और सनलाइट का यूज कर रहे हैं और अपना फूड बना रहे हैं, जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लाइट, सनलाइट, जबकि सिंथेसाइज का मतलब होता है टू मिक्स या टू प्रिपेयर। तो सनलाइट को जब यूज करके फूड बना रहे हैं या चीज़ों को मिक्स करके फूड बना रहे हैं, तो इस टोटल प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जा रहा है। इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इससे फिर कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो ये रॉ मटेरियल्स हुए। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट स्टोमाटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टोमाटा लीव्स में पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। और वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स रूट्स के थ्रू धरती से एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट्स। ठीक है, और इनको फिर लीफ में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि किचन ऑफ द प्लांट है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि जिसने कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखा होगा, फिर प्रोडक्ट बना लिए जाएंगे, जिसमें जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड है। इसी को फिर डिग्रेड करके प्लांट एनर्जी डिराइव करेगा। तो ये इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी को बनाने के लिए ये सारे प्रोसेस, ये सारा सब कुछ किया गया था। साथ में बनता है ऑक्सीजन, जिसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान रहे, ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट था, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। मतलब ऑक्सीजन बनाना प्लांट नहीं चाहता था, वो बन गया गलती से। ठीक है, उसका प्राइमरी मकसद था ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन साथ में बन गया। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट हुआ। इसे प्लांट स्टोमाटा के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में ही रिलीज कर देगा, जिसे हम बाकी सारे एनिमल्स ब्रीद इन कर लेंगे सांस में। ठीक है, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। वो कुछ यूँ कि जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो इसमें 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट होंगे, 12 H2O के, और इतने के यूज से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेडी होगा और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रेडी होंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ना वापस मिल जाएंगे। मतलब 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने इन्वेस्ट किया, 6 वापस से रीजनरेट होकर मिल गए। यूज 12 के 12 हुए थे, लेकिन उसमें से 6 ना वापस से रीजनरेट होकर मिल जाते हैं। तो जो नेट यूज होता है वो 6 ही वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। इसीलिए कई जगहों पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में मेंशन नहीं करेगा और रिएक्टेंट साइड में 12 के जगह सिर्फ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मेंशन रहेंगे। ठीक है, बट अभी आप 10th में हो तो आप कोशिश करो कि जो प्रॉपर रिएक्शन है, प्रॉपर बैलेंस्ड रिएक्शन है, वही लिखना है। जब भी रिएक्शन लिखो बैलेंस करके लिखो। एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के थ्रू आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स तो वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सवाल उठता है ना कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये किस में से आ रहा है, तो ये वाटर में से आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्लूकोज बना, जो प्रोडक्ट बना, इसमें से जितना प्लांट को यूज करना होगा उस समय वो तो कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया होगा उसको क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। सिर्फ प्लांट से नहीं, एनिमल्स भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है ना, ये मतलब एनर्जी डिराइव करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, किसी के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। तो जितना से एनर्जी निकालना था उतना से निकाल लिया, लेकिन अभी उसको स्टोर करना है। ग्लूकोज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ग्लूकोज जो है ना वो वाटर सॉल्यूबल है, ये पानी में घुल सकता है ऑब्वियसली, नहीं तो हम लोग ग्लूकॉन डी कैसे पीते? पानी में घोल कर ही तो पीते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो वाटर सल्यूबल होता है, लेकिन तो यही इसका प्रॉब्लम है। अगर ये सिंस ये वाटर सल्यूबल है, हमारा बॉडी 70% वाटर का ही बना है, तो ये तो जहाँ भी रहेगा वो घुल जाएगा, तो वो पूरे बॉडी में घूमता रहेगा, वाटर के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर के साथ सॉल्ट एक्सक्रीट हो जाते हैं ना, हम लोग के स्वेट में सॉल्ट्स होते हैं, वैसे ही ग्लूकोज भी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इससे उसका वेस्टेज होगा, जो कि सही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो हम लोग को इसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको प्लांट्स भी और एनिमल्स भी कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में और ग्लाइकोजन में, जो कि वाटर इनसल्यूबल फॉर्म्स हैं। ठीक है, और इसीलिए स्टोरेज में हेल्प करते हैं। स्टार्च में कन्वर्जन प्लांट्स के बॉडी में होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्जन एनिमल्स के बॉडी में होता है। ठीक है, और प्लांट्स उस स्टार्च को अपने अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर कर लेंगे, जैसे पोटैटो अपने स्टेम में स्टोर करता है। ठीक है, तभी तो हम लोग उस पोर्शन को खाते हैं फिर। और ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाएगा लिवर में और मसल्स में।
और फिर से सही समय आने पर जब फूड बॉडी को नहीं मिल पा रहा हो तो उसी स्टोर्ड फूड को बॉडी यूज कर लेगा। ठीक है, इन केस ऑफ स्टारवेशन, जब फूड नहीं मिल पा रहा हो प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, अब हम लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो स्टेप्स में होता है। स्टेप्स मतलब जो आपने भी रिएक्शन देखा कुछ देर पहले, वो ओवरऑल रिएक्शन था कि इतने रिएक्टेंट्स लगाए और इतने प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट हुआ और ये रिजल्ट आया। वो ओवरऑल रिएक्शन था, वो पूरा एलेबोरेट रिएक्शन नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक्चुअली स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स हुए, ठीक है, फिर हर स्टेप में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या हैं? जो रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोल रहे हैं, जो कि विथ ईच रिएक्शन फाइनली विल गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो इस ऐसे स्टेप्स में करने का फ़ायदा ये होता है ना कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम होता है और वेस्टेज मिनिमम होता है। अगर एक ही बार में कर देंगे ना तो उससे पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और एनर्जी भी बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। स्टेप्स में करने से ये इशू सॉल्व हो जाता है। तो दो स्टेप्स होते हैं प्राइमरीली, एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट फेज, दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन या डार्क फेज। इनके नाम से ही बहुत कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा। पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन है, पक्का लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती, इट इन्वॉल्व्स सनलाइट। सनलाइट का काम क्या है? क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, अब ये वाटर को स्प्लिट करेगा। ठीक है, वाटर में जो बॉन्ड है, राइट, केमिस्ट्री में आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसा कुछ रहता है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करना है, ब्रेक करके वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएंगे। ठीक है, यहीं पर सनलाइट का यूज है और कहीं नहीं है। तो यही काम करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत थी। अब एक बार जब ये काम हो गया तो आगे एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो स्प्लिट हो गया वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का तो कोई काम था नहीं, तो इसको प्लांट स्टोमाटा के थ्रू रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन है ये आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आएगा, रिड्यूस करके बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज है आपका C6H12O6। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। अगर आप ध्यान से देखो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था वो रिड्यूस ही हुआ है, क्योंकि टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लगे, तो टोटल 6 कार्बन के एटम्स और 12 ऑक्सीजन के एटम्स हुए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए तो वाटर हाइड्रोजन का नंबर 12 है, जो कि पहले नहीं था, तो हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हुए हैं, जबकि ऑक्सीजन का एटम्स का नंबर घट गया है, 12 से 6 हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज गॉट रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन था ये वाटर से आया और निकल गया। इसको मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये वाटर मॉलिक्यूल से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस था ये लाइट रिएक्शन था। आगे के प्रोसेसेज डार्क रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जैसा कि नाम से लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो डार्कनेस में होता है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये बिना लाइट के होता है। इसे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लाइट रहे इसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले लाइट रिएक्शन होगा, उससे कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे या उसके कुछ जो प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में फिर रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे और फिर फाइनली फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो डार्क रिएक्शन सिंस लाइट रिएक्शन के बाद हो रहा है ना, तो इसीलिए प्लांट्स को अगर सनलाइट मिलना भी बंद हो जाए तो फोटोसिंथेसिस तुरंत नहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सनलाइट बंद हुआ मिलना, लाइट रिएक्शन विल स्टॉप। ठीक है, बट लाइट रिएक्शन उससे पहले जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने थे वो भी डार्क रिएक्शन में तो जा ही सकते हैं। डार्क रिएक्शन तो कैरी ऑन हो ही सकता है। लाइट रिएक्शन होने में प्रॉब्लम है ना, डार्क रिएक्शन तो हो ही सकता है। तो जब तक वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन से भी ना गुजर जाए और फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए और ख़त्म ना हो जाए, तब तक डार्क रिएक्शन चलता रहेगा। इसीलिए सनलाइट के ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म होंगे, फाइनल प्रोडक्ट सबका बन जाएगा, वैसे ही डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
एक बात और कि जो लाइट फेज है और जो डार्क फेज है इसका बखूबी यूज करते हैं डेजर्ट प्लांट्स। वो क्या करते हैं कि वो लाइट रिएक्शन से ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसको तुरंत डार्क रिएक्शन में भेज नहीं देते हैं, डार्क फेज में तुरंत नहीं भेजते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को बनाकर ना वो स्टोर कर लेते हैं और रात में फिर उन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को डार्क रिएक्शन वाले फेज से गुजारते हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि रात में सनलाइट की एब्सेंस में भी वो अपना फूड जो ग्लूकोज को जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप्स में होने का एक फ़ायदा यह भी हुआ। अभी सोचो अगर स्टेप्स में नहीं होता तो सिर्फ बिना सनलाइट के पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, चलो अभी हम लोग कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं लीफ का कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये हो कहाँ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, लीफ कैसा होता है। तो लीफ में का जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं या लैमिना बोलते हैं, बचपन में पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। ठीक है, लैमिना या लीफ ब्लेड। उसमें बीच में जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होता है उसको मिडरिब बोलते हैं और इसमें जो साइड से निकलते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का एक क्रॉस सेक्शन, कट सेक्शन थोड़ा जूम करके दिखाया है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर या स्किन होता है, तो सब हमारे स्किन के भी टॉप मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस कहीं पर भी हो टॉप मोस्ट लेयर ही होगा। उसके नीचे एक सिलेंड्रिकल सेल्स का एक लेयर होता है, लॉन्ग सेल्स का एक लेयर होता है जिनका नाम होता है पैलिसेड सेल्स। ठीक है, और उनके नीचे कुछ स्फेरिकल सर्कुलर सेल्स होते हैं जिनके बीच में ना काफ़ी सारे एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक स्पॉन्जीनेस होता है उनमें, इसीलिए उन सेल्स को हम लोग स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसेस बहुत सारे हैं। उनके नीचे फिर से लोअर एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस में अक्सर स्टोमाटा पाया जाता है। अगर कोई प्लांट डाइकॉट है, राइट, जैसे कि मैंगो, बनियान, तो अगर प्लांट डाइकॉट है तो उसके मैक्सिमम स्टोमाटा लोअर सरफेस पर पाए जाएंगे। ठीक है, अपर सरफेस पर ना के बराबर या बहुत कम स्टोमाटा पाए जाएंगे। जबकि मोनोकॉट्स यानी जैसे कि ग्रासेज, व्हीट, राइस, ये सब मोनोकॉट प्लांट्स हैं, तो इनके दोनों सरफेस पर, इनके लीफ के दोनों सरफेस पर स्टोमाटा का नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी स्टोमाटा तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, गिनेंगे तो नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर में 1005 है तो नीचे भी 1005 ही होगा, बट ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग स्टोमाटा के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दो सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये किडनी बीन के शेप के जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। अभी गार्ड सेल्स की खासियत ये होती है ना कि इनका जो अंदर वाला सरफेस होता है, कॉनकेव वाला सरफेस, ये रिजिड होता है और थिक होता है। ठीक है, अंदर वाला सरफेस रिजिड होता है और थिक होता है, जबकि जो बाहर वाला सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, वो आपका नॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होना होता है उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, और उस समय वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो वाटर आता है और सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू भरता है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है और करते भी। ठीक है, तो पानी भरता है, सेल स्वेल करता है। स्वेल करने से क्या होता है कि उसका जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस था इसका, वो तो फ्लेक्सिबल था, वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन जो इनर सरफेस था, कॉन्केव सरफेस, वो रिजिड है, थिक है, वो एक्सपैंड उतना नहीं कर पाता है। तो इससे बीच में एक होल क्रिएट होता है या पोर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग स्टोमेटल पोर या सिंपली स्टोमाटा ही बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं, जिसमें कि गार्ड सेल्स आते हैं और कुछ किनारे के सब्सिडियरी सेल्स आते हैं जो ग्रीन ग्रीन दिखाए गए। ठीक है, और ये क्लोज स्टोमेटा है, और इस क्लोज कैसे होगा, उसका वो ओपनिंग के उल्टा प्रोसेस होगा, वाटर निकल जाएगा तो स्टोमाटा वापस से श्रिंक कर जाएगा, गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब चलो एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जिससे ये प्रूफ होता है ना कि जो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो नॉन ग्रीन पोर्शंस हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल ही नहीं है।
इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। इनडायरेक्टली हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्लोरोफिल की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में है। तो सबसे पहले एक ठीक है, हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूफ कर रहा है कि ग्रीन पार्ट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेराइगेटेड लीफ लेना है। वेराइगेटेड मतलब स्पॉटेड टाइप का लीफ जिसमें कि ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्शन दोनों प्रेजेंट हो, जैसे कि मनी प्लांट के लीव्स होते हैं, ठीक है, क्रोटॉन्स के होते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि नॉन ग्रीन और ग्रीन पोर्शन को हम लोग बाद में कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज तुम ये कर सकते हो कि एक पूरा ही ग्रीन लीफ ले लो और एक नॉर्मल सा नॉन ग्रीन लीफ ले लो। अब उसको क्या करना है, उस प्लांट को ना डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए। 3 दिन ऐसा कोई रूल नहीं है, 3-4 दिन 2 दिन ऐसा रख लो। इससे होगा क्या कि जो स्टार्च उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है या जो ग्लूकोज ऑलरेडी बना हुआ है वो यूज अप हो जाएगा। अब जब हम लोग प्लांट को बाहर निकालेंगे तो अब उसके पास कोई भी स्टार्च या ग्लूकोज ऑलरेडी बना हुआ नहीं है। अब वो जो भी बनेगा वो नया बनेगा, तो हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब प्लांट को सनलाइट में रख दो वापस, इसमें 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जितना समय भी सही लगे रखो। उस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। अब उसमें से एक लीफ निकालो, उसमें ग्रीन एरियाज को मार्क कर लो। मार्क क्यों करेंगे ये भी आगे समझेंगे। जो ग्रीन पोर्शन थे उसको मार्कर से मार्क कर लेंगे। अब लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। लीफ को बॉयल कर लो, खौलते पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद अल्कोहल में डाल दो। उसके बाद फिर से उसको बॉईल करो, जो अल्कोहल को भी बॉईल कर लेंगे और लीफ उसी में। अल्कोहल के में बॉइलिंग के कारण होगा क्या कि जो क्लोरोफिल था या जो क्लोरोप्लास्ट हैं अंदर, वो उसके साथ ना डिजॉल्व होकर निकल जाता है बाहर। तो जो लीफ था वो अपना ग्रीननेस खो देता है। इसलिए तो हम लोगों ने मार्क करवा लिया था। अगर मार्क नहीं करवाएंगे तो फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास ग्रीन पोर्शन ऑलरेडी मार्क्ड है, अल्कोहल के साथ क्लोरोफिल डिजॉल्व होकर निकल गया। अब लीफ को एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालो। आयोडीन का सोल्यूशन आता है, उसमें डालेंगे, या तुम बाहर से भी आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाल सकते हो लीव्स पर। पूरे लीव्स पर अच्छे से स्प्रेड करो। तो अब तुमको एक चेंज ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा। जो ग्रीन पोर्शंस थे ना, उसमें जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक में चेंज कर जाएगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक में। जबकि जो नॉन ग्रीन पोर्शंस थे उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर आना स्टार्च के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, और स्टार्च का प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। तुम नॉर्मल पोटैटो पर भी कर सकते हो, पोटैटो में तो स्टार्च होता है। पोटैटो कट करो, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालो, इमीडिएटली वो ब्लू ब्लैक कलर शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। होता ये है ना कि स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है स्पाइरल, तो बीच में स्पेस होता है। आयोडीन सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स उसमें जाकर घुस जाते हैं, तो स्टार्च का ब्लू ब्लैक अपीयरेंस आता है, ठीक है। तो आयोडीन सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट स्टार्च के प्रेजेंस को ही डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बात आ गई समझ में? ओके, एक एक्सपेरिमेंट और देख रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में होती है। अभी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो हमें पता है, पर हम लोग को ये तो नहीं दिख रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रहा है। ऐसा दिख थोड़ा रहा है कि CO2 का एक मॉलिक्यूल जा रहा है लीफ के अंदर, ऐसा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। दो लगभग सेम साइज का, सेम एज का प्लांट ले लो, हेल्दी प्लांट ले लो, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें चीज़ों को। अब उसको डार्क रूम में रख दो 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए क्यों रखेंगे? वही सेम रीज़न कि जो स्टार्च या ग्लूकोज ऑलरेडी बना हुआ है पहले के फोटोसिंथेसिस से, वो यूज्ड अप हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अब दोनों प्लांट को अलग अलग ग्लास प्लेट में रख दो और उसको जार से कवर कर देना है। और कवर करने से पहले एक बाउल में, एक कंटेनर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, KOH। ये KOH क्यों रखना है कि ये जो KOH होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। KOH का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा 2 जार प्रिपेयर किया, दोनों में प्लांट है और
एक में KOH है और दूसरे में KOH नहीं है। तो जिस जार में जिस प्लांट के साथ KOH वाला बाउल है उसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो तो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि जो दूसरा प्लांट है वो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है तो आइडियली हमें ये देखने को मिलना चाहिए कि KOH वाले जार में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरे जार में ये प्रोसेस कैरी ऑन होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, 5-6 घंटे के लिए। जो जार्स होते हैं वो एयर टाइट होने चाहिए ताकि कोई भी अंदर या बाहर के बीच में गैसेस एक्सचेंज ना हो पाए। अब 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे, जितना भी आपको सूटेबल लगे उसके लिए छोड़ दो। अब दोनों से एक लीफ निकालो और फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करो जो कि अभी पहले किया, इस एक्सपेरिमेंट के पहले, जो कि स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो KOH वाले जार में जो प्लांट था उसके लीफ में आपको स्टार्च का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जबकि दूसरे प्लांट के लीफ में ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ये बातें सिंपली प्रूफ कर देती हैं कि एक में फोटोसिंथेसिस हुआ है और दूसरे में नहीं हुआ है। तो जिसमें नहीं हुआ है उसमें किस चीज़ का एब्सेंस था? CO2 का। तो मतलब CO2 की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में होती है, राइट? एज सिंपल एज दैट। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव अहेड। तो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर किया है तो क्वेश्चंस भी देखना चाहिए। जो प्रैक्टिस है वो तो क्वेश्चंस पर ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब जगह, इन द सेल्स ऑफ अ लीफ आर, लीफ के भी सेल्स में जो फोटोसिंथेसिस का साइट है वो कौन सा है? मतलब लीफ के सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होगा, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्म में भी नहीं होगा और न्यूक्लियस में भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, the question is, when a few drops of iodine solution experiment are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains, तो ये बोल रहा है कि राइस वाटर में, मतलब चावल को धोया पानी में, उसके बाद उसमें ना आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि घर में जब चावल को धोते हैं पकाने से पहले, मम्मी लोग जब धोती हैं तो उस और जब चावल को छान लिया जाता है तो पानी में ना नीचे में कुछ कुछ वाइट पाउडरी टाइप का सब्सटेंस दिखता है। ठीक है, सेम काम पोटैटो के साथ भी होता है। पोटैटो को अगर कट करके धोया गया है तो उसमें भी वैसा ही वाइट सब्सटेंस नीचे वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि राइस वाटर में जब आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज कर गया। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा चीज़ प्रेजेंट था राइस वाटर में? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि आयोडीन सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? फैट्स को? एकदम नहीं, राइस में फैट्स कहाँ से आया? मतलब ठीक है, राइस इज नॉट नोन फॉर फैट्स। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स? एक डेफिनेटली नॉट। ऑप्शन सी, स्टार्च। दैट सीम्स टू द राइट आंसर। स्टार्च के ही प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है आयोडीन सोल्यूशन, सिंपल प्रोटीन्स भी नहीं। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन जहाँ भी आए, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्च के ही प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है हमेशा। कोई शक? आई होप नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉ मटेरियल्स used in the autotrophic mode of nutrition is, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं तो किस प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे होंगे? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या थे?
फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज, स्टार्च एंड फ्रक्टोज। तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। यही बनाने के लिए तो वो प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये रॉ मटेरियल तो होगा नहीं। रॉ का मतलब होता है कच्चा, कच्चा सामान, ठीक है, तो कच्चे से हम लोग पकाएंगे ना। सेकंड ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन तो हम लोग बना रॉ मटेरियल्स में लेते नहीं हैं, फैट्स भी नहीं लेते हैं। ये अगर होता ही पहले से तो फिर फूड बनाने की ज़रूरत क्यों होती है, सब तो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग रॉ मटेरियल्स के रूप में प्लांट को सप्लाई करते हैं और प्लांट उसको यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा और वाटर वो रूट्स के थ्रू ग्राउंड से ले लेगा, सॉइल से ले लेगा। फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, प्रोडक्ट है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इस प्रोसेस से, सो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज photosynthesis is what? First option, trapping energy of sunlight to form glucose. एनर्जी के सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करके ग्लूकोज बनाने को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये चीज़ तो गलत तो नहीं लग रही है, सही ही है। हम सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है? क्लोरोफिल। बनाता क्या है? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, सो ये तो सही ही लग रहा है। और आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स। सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स का मतलब फोटो का मतलब लाइट, सेंसिटिव का मतलब कि किसी भी चीज़ को सेंस करने के लायक होना। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि लाइट को सेंस कर सकें, जैसे क्लोरोफिल वो लाइट को सेंस कर सकता है, हीमोग्लोबिन वो भी लाइट को सेंस कर सकता है। ये सब फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स हैं। जो स्पेशली जो कलर पिगमेंट्स हैं ना, ये सब के सब फोटोसेंसिटिव है, पर इनका सिंथेसिस तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्लोरोफिल तो नहीं बना रहे थे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, तो ये गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज तो बन रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना है, ठीक है। CO2 जो था वो रिड्यूस हुआ तब जाकर ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है, राइट। सो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। Okay, so the last question is, apart from the plants, or better to say green plants to be more specific, who else also do photosynthesis? ग्रीन प्लांट्स के अलावा भी कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं या कर सकते हैं? तो बताया था कि फोटोसिंथेसिस में चाहिए सनलाइट, जो कि कौन एब्जॉर्ब करके देगा? क्लोरोफिल। जिनके पास भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो ग्रीन प्लांट्स तो कर ही पाते हैं। इनके अलावा क्लोरोफिल किन में पाया जाता है? एल्गी में, फर्स्ट ऑप्शन, एंड साइनोबैक्टीरिया। ये एकदम सही ऑप्शन, एल्गी में पाया ही जाता है, बताया ही। एल्गी इवन बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। सारे के सारे प्लांट्स और एल्गी प्लांट किंगडम में ही आते हैं ना, तो सबके पास होता है क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आपको यह भी जानना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन, अब मोर देन 50% एल्गी ही कर रहे हैं, ना कि प्लांट्स। इसका रीज़न ये है कि अर्थ का 70% यानी कि मैक्सिमम एरिया तो ओशियन से घिरा हुआ है, तो और ओशियन में बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी का जो 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो ओशियन से आ रहा है। ओशियन में जो एल्गी रह रहे हैं उनके थ्रू आ रहा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो इनके पास भी क्लोरोफिल होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन इज फंजाई। कुछ फंजाई हैं जो कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, पर कुछ गिने चुने हैं, सब के सब नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट है तो फंजाई ही, पर फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता है। मशरूम भी नहीं करता है, वो तो ग्रीन होता ही नहीं है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पाता तो फिर वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों शो करता, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्यों ग्रो करता, राइट, ऑब्वियस सी बात है। सो रॉन्ग। पैरामीशियम, इट्स अ प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ के पास भी क्लोरोफिल होता है, बट पैरामीशियम के पास नहीं होता है, अमीबा के पास भी नहीं होता है।
पर यूग्लिना के पास होता है। अमीबा इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ नहीं होता है, ठीक है। यूग्लिना का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक प्रोटोजोआ ही है लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसके पास ना क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो यूग्लिना क्या है कि जब उसके पास सनलाइट प्रेजेंट होगा, जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा, तब वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जबकि सनलाइट के एब्सेंस में वो हेटेरोट्रॉफिक मोड पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे? वो दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स पर प्रिडेट करेगा, उनको खाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब न्यूट्रिशन में अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपका कोई भी सजेशंस हो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, वी विल वेलकम दैट। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर पेइंग योर टाइम। ध्यान से बातों को सुनो, सब कुछ अच्छे से समझ में आएंगी और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स अ लॉट।